नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस हनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास है क्या, इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। अब देखिए, आजकल जो इंजन यूज कर रहे हैं हम मोटरसाइकिल में, कार में, यानी कि जो भी आप व्हीकल यूज कर रहे हैं उनके अंदर इंजन का यूज आप करते हैं, और इंजन के साथ साथ कुछ अलग कंपोनेंट भी जुड़े होते हैं, जैसे गियर बॉक्स हो गया, तो शाफ्ट हो गई। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। इंजन हो गया, या कोई भी आप पंप यूज कर रहे हैं, या कोई भी आप मशीन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको या तो फिर रोटेटिंग पार्ट मिलते हैं, ऐसा कह लीजिए कि रोटेटिंग होंगे, या फिर आपको रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स मिलते हैं। रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग का क्या मतलब है कि बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड मोशन है, इस तरह का आगे पीछे का मोशन या अप डाउन का मोशन। रोटेटिंग का मतलब है कि रोटेट करने वाले पार्ट, घूमने वाले पार्ट मिलते हैं। कोई भी मशीन आज आप ले लें, तो यहां पर सबसे जरूरी हो जाता है कि जब ये पार्ट रेसिप्रोकेट करें या रोटेट करें तो उनको बैलेंस किया जाए। बैलेंस क्यों करना होता है? अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो अनप्लीजेंट वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आपने गाड़ियों में देखा होगा, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी। जैसे गाड़ी के व्हील ही ले लें, उनकी बैलेंसिंग करवाई जाती है ताकि प्रॉपरली स्टीयरिंग काम कर सके और हाई स्पीड पर वाइब्रेशन ना हो। तो ये वाइब्रेशन काफी डेंजरस हो सकती है ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेट कर रहा है मशीन, या गाड़ी के ड्राइवर के लिए जो गाड़ी चला रहा है। तो इसलिए जो बैलेंसिंग है काफी जरूरी होती है रोटेटिंग मास की। हम ऐसा कह रहे हैं कि जो रोटेट कर रहे हैं तो उनको हमें बैलेंस करना होता है। तो यही होती है बैलेंसिंग, कि बैलेंसिंग करें जिससे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और स्मूथली मशीन जो है हमारी वर्क करे। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। When a certain mass is attached to a rotating shaft। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक रोटेटिंग शाफ्ट है आपके पास इस तरह से, और आप उसके ऊपर एक सर्टेन मास को अटैच कर देते हैं। इस तरह से मान लीजिए आपने एक सर्टेन मास अटैच कर दिया इस तरफ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इसको सपोर्ट दे रखी है बियरिंग्स के थ्रू, और इस तरफ भी हम ले लेते हैं कि आपने इसको सपोर्ट दे रखी है बियरिंग्स के थ्रू यहाँ पर, और ये आपने मास अटैच कर दिया इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा, ये शाफ्ट है और ये जो है ये मास है। तो जब आप सर्टेन मास को अटैच करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट पर और आप इसको घुमाते हैं, यानी कि घूम रही है ये जो शाफ्ट है। अब मान लेते हैं कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड जो है इसकी स्पीड है, तो ये घूम रही है। इट एक्सर्ट्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब होगा क्या, जैसे ही आपने इसके ऊपर एक मास अटैच किया रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक थ्रेड के साथ आप एक पत्थर को बांधते हैं और उसको घुमाते हैं, तो ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। और अंदर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जो इसको एक इस पाथ में इसको रोटेट कर रही है, एक तरह से ये पाथ जो फॉलो कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड की तरफ। तो ये भी क्लियर हो गया हमें। Whose effect is to bend the shaft and to produce vibration in it। अब क्या होगा, जैसे ही बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगी तो ये जो फोर्स है इस शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये खींच रही है इसको बाहर की तरफ जब ये घूम रही है। तो यहाँ पर बेंडिंग होना पॉसिबल है, लंबे समय में हो सकती है लेकिन पॉसिबल तो है। और जो इसका इफेक्ट होगा, या तो वो बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा, और अगर थोड़ी बहुत बेंडिंग हो भी जाती है तो वाइब्रेशन करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बियरिंग के अंदर हमने इसको फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पर इसकी जो पहले यहाँ पर पोजीशन हमने बनाई थी तो उसमें फर्क पड़ेगा, तो वाइब्रेशन भी होगी क्योंकि अनबैलेंसिंग हो गई है। अब इसी को बचाने के लिए, इसी वाइब्रेशन से बचने के लिए या बेंडिंग ऑफ शाफ्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कट करते हैं। किस तरह से कट करेंगे, एक दूसरा मास जो है लगा देते हैं और अपोजिट साइड में लगा देते हैं। एक दूसरा मास हमने लगा दिया इस तरह से और अपोजिट साइड में लगा दिया। जैसे ये मास M1 था मान लेते हैं, और ये मास M2 था, ये हमने लगा दिया। अब ये जो हमने मास लगाया है, अब बिल्कुल इसके अपोजिट लगाना है, शाफ्ट के बिल्कुल अपोजिट और मास के बिल्कुल अपोजिट। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, ये इस तरफ बाहर की तरफ लगेगी, वो उस तरफ लगेगी, यानी कि ये जो है इसको बैलेंस कर देगा।
तो हमने क्या किया, एक अनदर मास अटैच कर दिया टू द अपोजिट साइड ऑफ द शाफ्ट, ताकि इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस मास के कारण जो प्रोड्यूस हो रही थी और जो इस मास के कारण प्रोड्यूस होगी वो आपस में इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, ताकि वो कट आउट हो सके और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई भी फर्क ना पड़े। तो ये हमने मास अटैच कर दिया। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं जो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है फर्स्ट मास के कारण ही था जो अनबैलेंसिंग हुई थी। तो M2 हमने एक मास लगाया और इसको बैलेंस कर दिया जो अनबैलेंसिंग हुई थी। अब ये जो प्रोसेस है सेकंड मास जो हमने लगाया है ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकें इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो कि फर्स्ट मास का था, इसको हम बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस बोलते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि बैलेंसिंग है क्या। इसके अंदर आज हम एक पहला टाइप ले लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। जैसे अभी हमने देखा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक रोटेटिंग मास लेंगे और उसको एक सिंगल मास से ही बैलेंस करेंगे सेम प्लेन के अंदर। दोनों ही मास सेम प्लेन के अंदर होंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे कि ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी जो शाफ्ट है वो घूम रही है, तो इस तरह से मान लेते हैं, और उसकी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड है। तो ये हमने मान ली जो उसकी एंगुलर स्पीड है, क्योंकि वो इस तरह से इस एक्सिस पर घूम रही है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एक मास अटैच है और जो इसकी रेडियस है, यानी कि यहाँ से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक मान लीजिए मास m1 है, तो इसकी जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं r1, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ जो मास की ग्रेविटी है वहां तक। तो m1 मास की रेडियस हमने ले ली r1, यानी कि जो रोटेटिंग एक्सिस है उससे, और जो सेंटर ऑफ मास है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह लीजिए वहां तक का जो डिस्टेंस है, तो ये r1 हो गया। अब हमें पता है जैसे ही ये मास रोटेट करेगा, जैसे ही मास अटैच है इसके साथ, तो यहाँ पर बेंडिंग होगी, वाइब्रेशन होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनदर मास को अटैच करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इस व्यू से, इस साइड व्यू से देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये शाफ्ट है, बीच में ये शाफ्ट है, और यहाँ पर एक ये मास है जो m1 है, ये हमने लगाया है। अब जैसे ही ये घूमता है, जैसे ये घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ एक्ट करेगी और यहाँ पर ये बेंडिंग आएगी, इस शाफ्ट के अंदर बेंडिंग आएगी। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और यहाँ पर बेंडिंग आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक अनदर मास को अटैच कर देना है सेम प्लेन के अंदर। ध्यान रखना है सेम प्लेन के अंदर हमें एक अनदर मास को अटैच कर देना है जो कि इसको काउंटर बैलेंस करे, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो जैसे ही अब ये घूमेगा तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी और किसी भी तरह का यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि इस मास को इसने काउंट्रैक्ट कर दिया है। ये जो हमने मास यूज किया है इस तरह से यूज किया है कि इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करे ताकि कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसके अंदर भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए हमने जो मास यूज किया है यहाँ पर m2 यूज किया है और यहाँ पर जो रेडियस है इसकी r2 है। अब अगर हम इस मास के कारण देखें, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सर्ट हो रही थी इस मास के द्वारा, m1 के द्वारा, तो वो कितनी थी हमारे पास, Fc1 हम लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, उसका जो फॉर्मूला होगा m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो यहाँ पर m1 ओमेगा स्क्वायर r1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से इसके कारण से क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास Fc2 और यहाँ पर ये हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब ओमेगा और ओमेगा यानी कि ये जो एंगुलर स्पीड है ये तो सेम है दोनों केसेस के लिए, दोनों मासेस के लिए। तो m2 और m1 ये अलग अलग हो सकते हैं, r1 और r2 ये अलग अलग हो सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि ये बराबर होगी, तो इक्वेट करके देखते हैं तो m1 ओमेगा स्क्वायर जो r1 है वो किसके बराबर आ जाएगी, m2 ओमेगा स्क्वायर r2 के बराबर, यही आएगी। और यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये रिलेशन बन जाती है, क्योंकि ओमेगा जो है वो तो सेम है, ओमेगा स्क्वायर जो है सेम है। तो यहाँ पर एक चीज हम और भी देख सकते हैं, जैसे m1 r1 है तो इसके काउंट्रैक्ट में हमें ये मास लगाना था, तो यहाँ पर हम थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम रेडियस को बढ़ा दें,
अगर हम यहाँ पर R2 को बढ़ा दें तो मास की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि M2 R2 का प्रोडक्ट है ये इसके इक्वल। तो अगर हम R2 को बढ़ा देते हैं तो मास की वैल्यू हम यहाँ कम भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी ही वैल्यू लेनी है, हमें इतनी ही रेडियस लेनी है। रेडियस को बढ़ा दें तो मास की वैल्यू कम ले सकते हैं। तो ऐसे भी किया जाता है ताकि हम जो काउंट्रैक्ट जो मास हमने लिया है तो वो हम कम ले सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर बैलेंसिंग हमें करनी है सिंगल रोटेटिंग मास की बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, तो वो किस तरह से होती है और ये रिलेशन हमें मिलता है इस केस के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।